उत्तराखंड हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव निर्धारित 27 मई को होंगे चुनाव। 1200 अधिवक्ताओं की वोटर लिस्ट जारी। कोटद्वार के भावर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल टेस्ट होगा फ्री। कई सालों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लोग थे परेशान। हरिद्वार की गंग नहर में 15 महीने के बच्चे के साथ कूदी महिला, अब तक नहीं चला पता। गोताखोरों की मदद से तलाश जारी। और लालकुआं के बिंदु खट्टा में 26 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या। गृह क्लेश बताई जा रही आत्महत्या की वजह, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चारधाम यात्रा के चलते पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। रुद्रप्रयाग में मंत्री पर्यटन ने जिस तरह से घोड़े खच्चर की मौत पर शिशु अधिकारियों को लताड़ा है, फटकार लगाई है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर अब 50 से अधिक बेजुबान जानवरों की मौत हो चुकी है। मंत्री महाराज ने दोषी लोगों पर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही घोड़े खच्चरों को दफनाने की जगह मंदाकिनी नदी में बहाने वालों पर डीएम को सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कर्तव्य है और हमारी ये देखना है कि भाई उनको फीड मिले, उनको घास मिले, सब कुछ मिले। और जो वहाँ पर मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है, तो हमने कहा है कि इस प्रकार से अगर कोई खच्चर की मौत होती है तो उसका जो मालिक है, क्रूएल्टी टू द एनिमल में उसको देखा जाए और उसको संज्ञान लिया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि जानवरों के साथ अत्याचार न हो। और इसके लिए हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए 27 मई से चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 23 मई को नामांकन पत्र जमा होंगे और 24 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1200 अधिवक्ताओं की वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। मतदान प्रक्रिया को लेकर चुनाव अधिकारियों से बातचीत हुई है और कई सहयोगी अधिवक्ता तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। रामनगर के मालधन की ढेला नदी में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन पर अब जिला प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है। रामनगर पहुंचे नैनीताल जिला अधिकारी धीरज गर्ब्याल ने इसके लिए एक टीम गठित कर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही जिला अधिकारी ने अवैध खनन के इस कारोबार में कई लोगों का हाथ होने की आशंका जताई। रिवर ट्रेनिंग योजना के तहत नदी नालों की सफाई भी की जा रही है, जिसकी आड़ में आम जनता को जिस तरह से आम जनता की जमीनों को खोदा जा रहा है। आम जनता लंबे समय से अवैध खनन का विरोध भी करती आ रही है, जिस पर अब जिला प्रशासन का ध्यान आया है। अवैध खनन के मामले में आप लोग को पता ही है, जहां एक बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इनको कैसे हम लोगों ने कंट्रोल करना, उस पर एक संयुक्त टीम अब लगातार कार्रवाई करेगी। हल्द्वानी में एक महीने के भीतर करीब 1 करोड़ की चोरी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपियों से लाखों का माल ही हाथ लगा है। 250 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को यह सफलता मिली। 14 अप्रैल को मंडी चौकी क्षेत्र में बदमाशों ने बड़े व्यापारी के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जहां 8.5 लाख की नकदी और करीब 70 लाख के जेवरात पर हाथ साफ किया। 6 मई को एक अधिवक्ता के घर से लाखों की चोरी हुई थी। मामले में पुलिस की लगातार छानबीन के बाद तीसरे आरोपी ने सरेंडर किया। मंडी क्षेत्र में चोरियां हो रही थी, कुछ टीमें पुराने जो अपराधी हैं उनको आइडेंटिफाई करने में लगाई गई, जिसमें सलमान हुसैन जो खटीमा का रहने वाला है उसको अरेस्ट किया गया है, और इसका एक साथी जो खटीमा का रहने वाला है उसको अरेस्ट करने के लिए भी टीमों का गठन किया गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जलभराव और बाढ़ नियंत्रण को लेकर चमोली जिला कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली है, जहां पर बद्रीनाथ यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को अपना मेडिकल जांच के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी गई। बैठक में चारधाम यात्रा से होटल, रेस्टोरेंट, सभी व्यवसायियों के आर्थिक लाभ पर भी चर्चा हुई है। मानसून आगमन को लेकर खराब सड़कें ठीक करने के साथ ही बरसात में सड़कों पर जलभराव से निपटने के निर्देश दिए। ट्रक और भारी वाहनों में सवारी ढोने पर भी प्रतिबंध लगाया। हेमकुंड साहिब यात्रा में सुविधाओं के पुख्ता और बैठक में यात्री सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को पूरी तरह से अलर्ट रहने के आदेश दिए। लोगों में उत्सुकता है, भारत के हर एक प्रांत से लोग यहाँ आना चाहते हैं। इसे थोड़ा हम रेगुलेट कर रहे हैं ताकि व्यवस्थित रहे और कहीं पर भी अव्यवस्था ना हो। इसके लिए जो कैरिंग कैपेसिटी है वो हमने कैलकुलेट की है और उसके मुताबिक ही जो है लोगों को दर्शन हो पाएंगे।
इसमें थोड़ी हमने कैपेसिटी को बढ़ाया भी है और जो होटल खाली हैं हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि होटल वालों को भी बिजनेस मिले, यात्रा भी हमारी सुचारू चले। तो इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को और इसमें एफिशिएंसी ला रहे हैं और इसके अंदर हम चाहेंगे कि पूरी तरीके से ये कवरेज हो और हर क्षेत्र के लोगों को व्यवसाय मिले और यात्रा हमारी सुरक्षित और सरल रूप से चलती रहे। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने स्पा सेंटर पर छापामार कार्रवाई की है, जहां पर मुखानी स्थित मूनलाइट स्पा सेंटर से आपत्तिजनक हालात में 3 युवतियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी में देह व्यापार खुलेआम चल रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं पकड़ी गई युवतियां दिल्ली, गुड़गांव और पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, जबकि युवक हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं। सीओ विभा दीक्षित ने बताया कि लंबे समय से स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक देह व्यापार चल रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर कार्रवाई की, 6 लोगों को गिरफ्तार किया। ये बेसिकली हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसके द्वारा ये कार्रवाई करी गई है। हमें सूचना मिली थी जिस पे कार्रवाई हुई मूनलाइट स्पा सेंटर में, जो मुखानी क्षेत्र में है। इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को पकड़ा है, जिनमें 3 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। और ये जो युवतियां हैं ये दिल्ली से हैं, गुरुग्राम से हैं और बंगाल से हैं। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज 2024 में शुरू होने के बाद 2025 में मेडिकल कॉलेज में दाखिले शुरू हो जाएंगे। पिथौरागढ़ के महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा देने के मामले में भी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जो भी छात्र छात्राएं एडमिशन लेने चाहेंगे उन्हें एडमिशन मिलने के साथ ही पिथौरागढ़ में एक अतिरिक्त डिग्री कॉलेज भी खोला जाएगा। एक मेडिकल कॉलेज दिया है और आज मैं वहाँ की ज़मीन का निरीक्षण करने भी गया था। जो हमारा बेस हॉस्पिटल बन के तैयार हो रहा है उसको भी निरीक्षण करने गया था। ये जो नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे शुरू हो रहा है उसको भी आज मैं देखने गया था। हमारा टारगेट ये है कि हम 2024 तक मेडिकल कॉलेज बना के तैयार करेंगे और 2025 और 26 में पहला बैच हम यहाँ शुरू करेंगे। चमोली में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 25 मई को बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन करेगा। ये शिविर सीमांत गांव माणा के निकट गढ़वाल स्काउट के मैदान में होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ जज उदय उमेश ललित और उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एस के मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान विधिक जागरूकता के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। कई विभाग मौके पर जन समस्याओं का भी निराकरण करेंगे। आप लोगों को ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि भारत के अंतिम गांव में हमारा बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है नालसा के जो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं हमारे लॉर्डशिप यू ललित जी, वो पधार रहे हैं और उनसे जो वहाँ की आम जनता है रूबरू होगी। तो निश्चित रूप है कि वो अपनी समस्याएं और जो भी उनको विधिक सहायता चाहिए उसकी जानकारी का वह वहाँ लाभ उठा सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ और भी समस्त विभाग एकजुट होकर आ रहे हैं और इस शिविर को बहुउद्देशीय शिविर हम बना रहे हैं। नरेंद्र नगर में उचित मूल्य की दुकानों पर बीते 15 दिनों से बायोमेट्रिक मशीन खराब पड़ी है, जिससे उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पा रहा है। इससे करीब 700 जरूरतमंद परिवार परेशान हैं। विभाग की मशीन की जांच जिस तरह से होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पा रही है। खराब मिलने पर अब तक मशीन ठीक नहीं हो पाई। गरीब उपभोक्ता दुकान के कई चक्कर लगा रहे हैं लेकिन राशन नहीं मिल पा रहा है। पड़ी है और ये बोल रहे हैं कि मशीन खराब है। हम कब तक आए यहाँ, कब तक आए, विभाग बताए कब तक आए, बताओ। हम तो परेशान हो गए यहाँ। या तो आप बायोमेट्रिक मशीन बंद कर दीजिए या फिर हमें राशन दिलवा, मतलब राशन की कोई सुविधा ऐसी कीजिए जो हमें राशन मिल सके। कर काट के परेशान होगी। जो है कई दिनों से जो है मेरी मशीन जो है खराब चल रही है। इसकी जानकारी मुझे जो है विभाग को भी कई बार दे रखी है। एक्सपर्ट भी आके जो है कह के चला गया कि मशीन खराब है। विभाग को इसकी सूचना दे चुका हूँ, तब अभी तक जो है इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि हमें राशन कब मिलेगी। राशन मेरी पूरी भरी पड़ी है। मुझे जो है इसका शीघ्र जवाब दे ताकि जनता का हक मिले। किच्छा में पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही, जिसके तहत पुलिस ने ग्राम कुरैया पैराफीट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से नशे के 116 इंजेक्शन, 1200 टेबलेट और कैप्सूल बरामद किए। पकड़ा गया आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है।
टीम काफ़ी समय से लगी हुई थी, तो इसमें कोतवाली इंस्पेक्टर और एसएसआई किच्छा के नेतृत्व में इनको एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें एक नशे के बड़े तस्कर को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से बड़ी मात्रा में नशीली इंजेक्शन, कैप्सूल और टैबलेट की खेप मिली है। इसमें लगभग 122 इंजेक्शन है, 1000 से अधिक इसमें टैबलेट्स हैं और लगभग 200 कैप्सूल हैं इसमें। तो इसमें जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई के अंतर्गत इनकी जो है पूरा ट्रेस किया गया चेन की, कहाँ से लाते हैं और कहाँ पे इसको सेल करते हैं। तो बेसिकली लालपुल और किच्छा क्षेत्र में इन नशीली दवाओं को बेचना पाया गया। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल टिहरी के गजा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वनाग्नि पर तत्परता से काबू पाने के लिए एक टिप कमेटियों का गठन किया गया है। हर ग्राम सभा में फायर कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी के अध्यक्ष ग्राम प्रधान होंगे। इसके साथ ही वन पंचायत के सरपंच, महिला मंडल दलों के प्रतिनिधि सहित फॉरेस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी कमेटी में शामिल होंगे। उनियाल ने बताया कि वन पंचायत एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत वनों में फलदार वृक्षों को प्राथमिकता के साथ लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। वन मंत्री ने सूचनाओं के आदान प्रदान और सहूलियत के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश दिए। फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी हम बना रहे हैं, जिसमें ग्राम प्रधान जिसका अध्यक्ष होगा, उसमें वन पंचायत के सरपंच, युवक मंगल दल, युवक और महिला मंगल दलों के प्रतिनिधि, और इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी उसमें शामिल होंगे, ताकि गाँव लोगों को ये भी महसूस हो कि हमारी भी जिम्मेदारी है। और तीसरा, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। बिना जनता के पार्टिसिपेशन के हम फॉरेस्ट फायर पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या है रिस्पॉन्स टाइम की। उधम सिंह नगर के बंदिया क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर बड़े पुल का निर्माण करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में किया गया। हरीश पनेरू ने कहा है कि 18 अक्टूबर 2021 को प्राकृतिक आपदा में पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अभी तक बड़े पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी पुल निर्माण शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। साहब उस समय बहुत बड़े बड़े वादे करके गए हुए थे, कह रहे थे कि यहाँ पुल जल्दी बनवा देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, आपको मुआवजा देंगे। अब इस इलाके में अभी तक ना तो लोगों को मुआवजा मिला है, ना ही इस पुल का निर्माण हुआ है। जून के बाद यहाँ पे बिल्कुल आवाजाही बंद हो जाएगी। यहाँ की जनता बहुत परेशान है। हम लोगों ने सांकेतिक धरना लगाया है। अगर हमारी मांग पूरी ना हुई, ये पुल ना बना, तो यहाँ पर रेगुलर अनिश्चित काल के लिए धरना लगाया जाएगा। पिछले 7 माह पूर्व यहाँ पर ये पुल बह गया था और उस दौरान तमाम लोगों के घरों का नुकसान हुआ था, ना ही तो उनको उस टाइम मुआवजा मिला, और उस टाइम जो एक युवक नदी में बहा था उसको आज तक मुआवजा नहीं मिला। तो निश्चित रूप से ये पुल बनाने का वादा किया गया था। ये पुल आर पार जाने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए और अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पुल का होना बहुत जरूरी है। अनाज तमाम हमारी खेती मंडी तक जाती है, उसके लिए पुल नहीं है। निश्चित रूप से इस मांग को लेकर हम आज धरने पर बैठे हैं। समस्याएं बताई गई हैं, जिसमें भी इनका ये है कि जो ये पुल टूटा है इसका निर्माण कराया जाए, समझने वाला है, ताकि लोगों को परेशानियां कम हो। तो इस समय प्रदेश अवगत किया जाएगा, क्योंकि अभी इनका ज्ञापन हमको मिलेगा, उसमें इनकी जो भी ज्ञापन में जो भी चीजें उपलब्ध आएंगे उस संबंध में अपने कार्रवाई करेंगे। इस प्रोग्राम को देखेंगे कौन कौन से लोग इसमें रह रहे हैं, क्या हुआ है, क्योंकि मुआवजा ऐसा तो नहीं है कि नहीं वितरित हुआ है, मुआवजा वितरित हुआ है। शायद कुछ लोग रह गए हों या किसी कारण से उनको नहीं आया हो, वो तो जिम्मेदारी कर पाएंगे। लालकुआं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायण दत्त पंत के पोते शंकर दत्त पंत बीते 12 दिनों से तहसील के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे हैं। शंकर दत्त का कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को मिलने वाली सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही है। उन्होंने पत्राचार पर क्या कार्रवाई हुई है, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है। तमाम समस्याओं से ये जूझ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही है। करीबन आज 12 दिन हो चुके हैं और मेरी अभी तक प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है और मुझे कहते हैं काम हो जाएगा, मगर आप देखिए हर प्रयास संभव है कहती है सरकार, और एक सेनानी परिवार के लिए कोई आम सुविधा तक लाने के लिए मतलब इनके मन में विचार नहीं बैठ रहा है। और क्या कहते हैं, हमें घुमाने में लगे हुए हैं, कभी इधर मैं मजबूर हो गया हूँ, बहुत दुखी हो गया हूँ। और इनसे अब लास्ट ख्वाहिश मेरी है, मैं इनसे रिपोर्ट जानना चाहता हूँ। मुझे रिपोर्ट की भी इंक्वायरी नहीं दी जा रही है और कहते हैं कि आपकी कार्रवाई चल रही है। आखिर मुझे ये बताया जाए कि कब तक कार्रवाई चलेगी, अन्यथा मैं और आगे को अप्लाई करूँ। और मेरी मांगें हमेशा से इनके पास होते रही है और इन्होंने आज 12 दिन करीब हो चुके हैं और मुझे धरने पर ऐसे आश्वासन देते आए।
राज्य में 4 धाम यात्रा लगातार जारी है। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव ने टोकन व्यवस्था की जानकारी ली और शुरू करने का फैसला लिया, जिससे यात्रियों को कोई सुविधा और परेशानी को लेकर भी उन्होंने कई निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ज़्यादा भीड़ बाबा केदार धाम पर देखने को मिल रही है। यात्रियों की कई किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई है। इसी को देखते हुए सभी धाम पर टोकन व्यवस्था लागू की गई। और मुख्य सचिव महोदय जब भ्रमण के लिए गए थे, उस समय मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग उसके लिए यात्रियों के लिए वो सुविधा प्रदान करें। दूसरा ये था कि यात्रियों को अनावश्यक लंबी लंबी लाइनें में कतार में खड़ा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग टोकन व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके चलते काफ़ी आसानी से वो उनको दर्शन मिल सकता है। बाकी समय जब उनको दर्शन में क्यू में लगना नहीं है, उस समय वो अगल बगल में अगर जाते हैं घूमते हैं तो स्थानीय भी व्यापार जो है उसको भी बढ़ावा मिलता है और जनरली भी जो है पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छा उनका समय भी गुजरता है। तो उसके चलते मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर टोकन व्यवस्था भी जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू कर ली जाए। तो उसकी हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। शक्तिगढ़ नगर पंचायत उपचुनाव में एक बार फिर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया है। भाजपा प्रत्याशी सुनील विश्वास ने निर्दलीय प्रत्याशी सुमित मंडल को 43 मतों से हराया। सुनील विश्वास ने 3,867 मतों में से 1,531 मत हासिल किए, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी सुमित मंडल को 1,488 वोट मिले हैं। और कैबिनेट मंत्री गौरव बहुगुणा ने जो मेरे ऊपर दायित्व दिया, इसको मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। उनका तो भरपूर कोशिश करेंगे हम। प्राथमिकता तो स्वास्थ्य केंद्र का होगा, जहाँ पर मरीजों का मतलब इलाज सही ढंग से हो और हर पब्लिक के बीच में मैं खरा उतरने की कोशिश करूँ। शक्तिगढ़ के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए श्री सुनील विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, इनको 1531 मत प्राप्त हुए हैं और इन्हें विजय घोषित किया गया है। दूसरे नंबर पर श्री सुमित मंडल रहे, इनको 1488 मत प्राप्त हुए। तो बड़ी जीत भाजपा प्रत्याशी सुनील विश्वास ने यहां पर दर्ज की है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह उनकी जीत के बाद देखा जा रहा है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री रावत ने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई है। यहां पर क्लासेस के साथ फैकल्टी भी लगभग पूरी है, लेकिन अभी और भी फैकल्टी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस सालों से ये कयास लगा जा रहे थे कि भाई मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा को रन किया जाए, लेकिन हमारी सरकार ने अब इसको शुरू कर दिया है। बच्चों के एडमिशन हो गए हैं और पहला बैच शुरू हो गया। तो पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता कि बहुत सालों के बाद ये काम शुरू हुआ है और फैकल्टी की भी जितनी ज़रूरत पड़ेगी हमारी सरकार सबको यहाँ देगी। केदारनाथ यात्रा के दौरान गंभीर बीमार तीर्थयात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक 60 से अधिक गंभीर बीमार और खाई में गिरने वाले यात्रियों को रेस्क्यू किया गया, एयरलिफ्ट किया गया। जिला प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें तत्काल इलाज भी मुहैया कराया जा रहा है। अभी तक केदारनाथ धाम की यात्रा में 23 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। 22 तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मौत हुई। वहीं एक तीर्थयात्री की मौत खाई में गिरने से हुई। गौरीकुंड के केदारनाथ धाम की दूरी 19 किलोमीटर है और यहाँ पैदल चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। साथ ही धाम में हर दिन दोपहर बाद मौसम खराब हो जाता है, बारिश होने से ठंड बढ़ जाती है। इसके बाद भी तीर्थयात्री बचाव को लेकर पूरे संसाधनों के साथ नहीं पहुँच रहे हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है। 60 से अधिक लोगों को हमने रेस्क्यू किया है और उनको इमरजेंसी जो हेल्थ सर्विसेज हैं प्रोवाइड कराई हैं। आज सुबह भी एक इमरजेंसी का केस था केदारनाथ धाम में, जिनको हमने सक्सेसफुली रेस्क्यू करके एम्स ऋषिकेश में एडमिट कराया है। तो निरंतर हमारे प्रयास हैं कि अगर कोई भी अनहोनी घटना घटती है या किसी का स्वास्थ्य में कोई गिरावट परिलक्षित होती है तो हम तत्काल उनको इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करें। उधम सिंह नगर के खटीमा के नोगबा ठग्गू गांव में एसडीएम, तहसीलदार और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर बनाए गए 5 मकानों दुकानों को ध्वस्त किया गया।
पीड़ित परिवार घर का सामान लेकर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। पीड़ितों और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में खटीमा प्रशासन द्वारा सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों, दुकानों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। बीते दिनों मझोली गांव में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं इस पूरे मामले में खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि सरकारी तालाबों से अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट से आदेश प्राप्त है। इसी क्रम में कार्रवाई की जा रही है। 5 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण है जो कि तोड़ने हैं। हमें आदेश प्राप्त है, उसी के क्रम में पहले हमने मझोला में कार्रवाई की थी। नौगांव तक में 5 मकान जिसमें से 4 पक्के हैं और 1 कच्चा है, उनको तोड़ने की कार्रवाई की जाए। मझोला की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अभी हमारे पास और भी तालाब है जिसमें से पक्के अतिक्रमण टूटे हैं। तो एक के बाद एक हम उनको जितने भी चाहे वो सरकारी बिल्डिंग्स हो या प्राइवेट बिल्डिंग्स हो, जो भी तालाब में बने हैं वो हटे। उधम सिंह नगर के किच्छा में अवैध खनन का काला कारोबार चल रहा है, जिसको लेकर किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अवैध खनन यदि बंद नहीं हुआ तो एसडीएम कार्यालय पर 26 को उपवास किया जाएगा, जिसमें उन्होंने प्रशासन पर सीधा निशाना साधा। जिस तरह से अवैध खनन किच्छा में हो रहा है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला और ये सब प्रशासन की देखरेख में हो रहा है, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। खनन का काम किच्छा क्षेत्र में जोर शोर से चल रहा है और अवैध खनन का काम भी खूब चल रहा है। लोगों ने अवैध खनन के नाम पर जगह जगह पर खनन एकत्र कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है और उसकी कोई लॉयल्टी नहीं है। दूसरा, खनन का एक समय होता है जिनको पट्टे मिले हुए हैं, सुबह होने के बाद शाम को डलने से पहले मशीन से वो खनन कर सकते हैं। उसका सूचना एसडीएम को भेजी गई, खनन विभाग को भेजी गई, डीएम को वीडियो भेजी गई, चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई, कमिश्नर को भेजी गई और उसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं। चारधाम यात्रा में अब तक 8 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। 1 महीने के रजिस्ट्रेशन स्लॉट पूरे हो गए। 22 मई से हेमकुंड साहिब और लोकपाल तीर्थ के कपाट भी खुलने जा रहे हैं। 19 मई को राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया था। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को केदारनाथ यात्रा और सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ धाम का प्रभार दिया गया। सभी तीर्थ स्थानों पर व्यवस्थाएं बनाए रखने में सरकार भी लगी हुई है। उत्तराखंड में 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी से शुरू हुई चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। आलम यह हो गया है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रा के लिए पंजीकरण स्लॉट फुल हो गए। बद्रीनाथ धाम में 26 मई तक स्लॉट बुक हो चुके हैं। अन्य धामों के लिए भी 16 जून तक स्लॉट फुल हो गए हैं। ऐसे में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में पंजीकरण केंद्र पर यात्री पहुंच रहे हैं, स्लॉट बुक होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव का कहना है कि चारधाम यात्रा में कई प्रदेश से यात्री आ रहे हैं। इस बार सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था की। यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।